गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोशिका में माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें हमने देखा था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंडर में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट होती हैं, प्रोटीन होती हैं, लिपिड होती हैं एवं जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए होता है। हमने डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। आज हम ये देखेंगे कि डीएनए और आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, क्यों कोशिका में इसी पदार्थ को इन अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स को जेनेटिक मटेरियल नहीं कहा जाता है, डीएनए एवं आरएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ क्यों कहते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम ग्रिफिथ को हम जानते हैं कि ग्रिफिथ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले एविडेंस दिया कि डीएनए, प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट में से जेनेटिक मटेरियल कौन सा हो सकता है। तो हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एक बैक्टीरिया होता है जो कि नमोनिया क्रिएट करता है। तो जो हमारे नॉर्मल नमोनिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया से होता है। इसकी दो स्ट्रेन होती हैं। स्ट्रेन किसे कहते हैं कि उसके प्रभाग, मतलब उसकी दो जाति कह सकते हैं, स्पीसीज कह सकते हैं। एक आर टाइप की होती है और एक एस टाइप की होती है। आर मीन्स रफ मीन्स खुरदरी, रफ टाइप की स्ट्रेन और एक स्मूथ टाइप की स्ट्रेन। रफ का मतलब है कि जिसका बाह्य आवरण खुरदरा पाया जाता है और जिसका बाह्य आवरण स्मूथ पाया जाता है। इस प्रकार की दो स्ट्रेन देखी ग्रिफिथ ने जो कि नमोनिया क्रिएट करती हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एक बैक्टीरिया है जिसकी दो स्ट्रेन पाई जाती हैं, आर टाइप, एस टाइप, रफ एंड स्मूथ। तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि दोनों स्ट्रेन ली। एक आर टाइप की जो स्ट्रेन है, आर टाइप स्ट्रेन, एस टाइप न्यूमोनिया स्ट्रेन। तो जब इस आर टाइप को किसी माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं आर टाइप के अंदर, तो चूहा जिंदा रहता है, लाइव रहता है। इसका मतलब इसको नॉन वायरुलेंट टाइप कहते हैं। नॉन वायरुलेंट इसका मतलब जो डिजीज क्रिएट नहीं करती है। एस टाइप वायरुलेंट टाइप कहलाती है। वायरुलेंट इसका मतलब माइस के अंदर डालने से, इनफेक्ट इसके अंदर इंजेक्ट करने से, और ये चूहा मर जाता है, डाइड हो जाता है। तो ग्रिफिथ ने देखा कि जब आर टाइप को किसी माइस के अंदर डालते हैं तो चूहा जिंदा रहता है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एस टाइप को जब उस चूहे के अंदर डालते हैं तो चूहा मर जाता है। इसका मतलब इसके अंदर नमोनिया हो गया और नमोनिया होने से चूहा डेड हो गया, मर गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो एस टाइप ली, इसको हीट शॉक दिया। हीट शॉक अर्थात इसको बॉईल किया।
बॉईल करने के बाद इसको बॉईल करने से ये स्ट्रेन मर जाती है और मरी हुई स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा जिंदा रहता है। आर टाइप नॉन वायलेंट स्ट्रेन, जिसको चूहे में डालने से चूहा जिंदा रहता है। नॉन वायलेंट मतलब जो डिजीज़ क्रिएट नहीं करती है। लेकिन एस टाइप जो वायलेंट है और वायलेंट होने से ये चूहे में नमोनिया क्रिएट करती है और चूहा मर जाता है। लेकिन जब जो वायलेंट स्ट्रेन थी उसी को हमने बॉईल किया, हीट सोख दिया, तो उसके बाद में जब चूहे में डाला तो चूहा जिंदा रहा। लेकिन फोर्थ में इसने क्या किया कि जो हीट सोक्ड एस टाइप ली, जिसको हम एस एच कह सकते हैं, एस एच एस टाइप हीट सोक जो स्ट्रेन ली उसको आर के साथ मिक्स करके और चूहे में इंसर्ट किया। चूहे में इंसर्ट किया, इससे क्या होगा, आर से चूहा जिंदा था, इस हीट सोक करने के बाद चूहा जिंदा रहा। लेकिन जब एस एच और आर ये दोनों को साथ में डाला गया तो चूहा डेड हो गया। चूहा डेड नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमारी जो आर टाइप थी, आर से चूहा जिंदा था, जबकि एस एच जो एस टाइप है, हीट सोक्ड माइस है, वो जिंदा रहता है। लेकिन जब इन दोनों को, इसको फर्स्ट को और थर्ड को जब इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है तो चूहा मर जाता है। और मरने के बाद जब चूहे का ग्रिफिथ ने देखा कि इसके अंदर जो एस टाइप है, जो हमने यहाँ पर हीट सोक देके मार दिया था जिसको, वो यहाँ पर जिंदा मिली उसको, ये स्ट्रेन उसको जिंदा मिली। अब जिंदा मिली, पहले हमने इसको हीट सोक से मार दिया था, मारने के बाद भी ये जिंदा मिली। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, ग्रिफिथ ने इसका कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन नोट करेंगे। कि एस टाइप के अंदर, एस टाइप की स्ट्रेन के अंदर ऐसा कोई पदार्थ उपस्थित होता है जो हीट सोक के बाद भी जीवित रहता है एवं आर टाइप स्ट्रेन से एस टाइप स्ट्रेन बना लेता है। ये कंक्लूजन इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ग्रिफिथ ने निकाला कि जो एस टाइप बैक्टीरिया है that have some substance that can transfer after heat soak and it reform their S type strain from the R type of strains. So यहाँ पर ग्रिफिथ का केवल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको, अतः इसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। अतः इसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे कि जैसे ग्रिफिथ ने एक माइस लिया, माइस में ये आर टाइप की नॉन वायलेंट थी,
नॉन वायलेंट स्ट्रेन को उसमें माइस में डाला और माइस लाइव रहा। RS को डाला जो कि वायलेंट स्ट्रेन थी, इसमें डाला तो चूहा डाइड हो गया। इसके बाद S को हीट सोख दिया तो चूहा लाइव रहा। लेकिन SH+R को डाला तो चूहा मर गया। इससे ग्रिफिथ ने कहा कि जो S टाइप को हीट शॉक करते हैं जिससे चूहा जिंदा रहता है, तो इसमें कुछ पदार्थ है वो जिंदा रह जाता है, मरता नहीं है, और वो इसके अंदर जाके और अपने आप को बना लेता है। मतलब सम कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम S टाइप ऑफ स्ट्रेन टू R टाइप एंड दैट रिवाइव देयर सेल्फ ओनली। तो यहाँ पर S टाइप स्ट्रेन वापस से बन जाते, जो चूहा मरा, यहाँ पर जो चूहा डेड हुआ तो उसके अंदर S टाइप जिंदा पाई गई, जिसको हमने हीट शॉक से डेड कर दिया था। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से केवल इतना कहा जा सकता है कि कोई ऐसा पदार्थ है जो एक चूहे से दूसरे चूहे में जाता है। इसका मतलब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की एक स्ट्रेन है जिसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो कि एक माइस से दूसरे माइस में ट्रांसफ़र होता है, एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में ट्रांसफ़र होता है और वो अपने आप को जिंदा करता है, कोई ऐसा पदार्थ होता है। इसके बाद में यदि हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो दूसरा एक्सपेरिमेंट अवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी ने दिया। एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। अवेरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड, इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया कि कोशिका के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड RNA और DNA, ये कंपोनेंट पाए जाते हैं और किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करवाते हैं। हम मान लो कोई बैक्टीरियोफेज लेते हैं, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं। बैक्टीरियोफेज हमने देखा होगा कि ये बैक्टीरियोफेज इस तरह का, जिसके अंदर ये बाहर कैप्सिड और ये इसका जेनेटिक मटेरियल, और ये यहाँ पर इन्फेक्शन करता है, ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन करता है, तो कौन सा पदार्थ इस बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर जाता है जो कि यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन बनवा लेता है, क्योंकि इस जो बैक्टीरिया की सेल थी इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज डेवलप हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियोफेज डेवलप हो जाते हैं। तो एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी ने देखा कि इसमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है कि जो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट होता है और अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ करवाता है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इसका ट्रीटमेंट कार्बोहाइड्रेट के लिए इन्होंने कार्बोक्सिलेज लिया। इस बैक्टीरिया को कार्बोक्सिलेज डाला और कार्बोक्सिलेज डालने के बाद में, कार्बोक्सिलेज डालने से क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट है जितने भी वो डिग्रेड हो जाएगी, और डिग्रेड होने के बाद में यदि वही पदार्थ इसमें जाके और बैक्टीरियोफेज बनाता है तो वो नहीं बना पाएगा। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट डिग्रेड हो गई, और डिग्रेड हुई तब भी ये बना, मतलब
तब भी इसने अपनी पॉपुलेशन बनाई। इसका मतलब इन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल नहीं है। समझ में आया? इसमें क्या कह रहा है कि जो बैक्टीरियोफेज है इसके अंदर मान लो कार्बोहाइड्रेट है पाया जाता है, और हम सपोज कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऐसा पदार्थ है जो इसके अंदर आता है और यहाँ पर बैक्टीरियोफेज बनवा लेता है। तो हमने क्या किया कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है उसी को हम पहले डिग्रेड कर देते हैं कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा। तो इसके अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट थी और वो डिग्रेड हो जाती है। यदि कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल होता तो डिग्रेड होने के बाद में बैक्टीरियोफेज नहीं बन सकता, लेकिन इसको डिग्रेड किया हमने तब भी ये बैक्टीरियोफेज बनते हैं कोशिका के अंदर। इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट इनका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोबारा इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है लिपिड हो सकता है डीएनए हो। तो इन्होंने प्रोटीन के लिए प्रोटीनेज डाला। तो प्रोटीनेज डालने के बाद भी बैक्टीरियोफेज बनते हैं। इसका मतलब इन्होंने कहा कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो डिग्रेड होने के बाद में बैक्टीरियोफेज नहीं बन सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम इसको प्रोटीनेज से ट्रीटमेंट देते हैं, तो यहाँ पर इसका फिर भी इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, रेप्लिकेशन होता है, तो इसका मतलब बैक्टीरियोफेज बनते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रोटीन को प्रोटीनेज से डिग्रेड करने के बाद में भी बैक्टीरियोफेज बनता है, तो इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। इसके बाद इसने लिपिड के लिए लाइपेज यूज किया कि इस बैक्टीरिया में यदि लिपिड है और वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रही है, हो सकता करे, तो फिर लाइपेज डाला इसने और इसके अंदर जितने पाई जाने वाले थे लिपिड को डिग्रेड कर दिया। लिपिड को डिग्रेड करने के बाद में इसने देखा कि वापस से इसमें बैक्टीरियोफेज बनते हैं। इसका मतलब कि लिपिड भी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद इन्होंने डीएनएस आरएनए के लिए डाला और यहाँ देखा तब भी ये बैक्टीरियोफेज बनता है। लेकिन जैसे ही इन्होंने जो डीएनएस डालने से इसका सारा डीएनए डिग्रेड हो गया। डीएनए डिग्रेड होने से यहाँ पर ये ग्रोथ नहीं आई। ठीक है, इसके अंदर डीएनए था, डीएनए को डीएनएज डाला तो डिग्रेड कर दिया। अब डीएनए नहीं है तो इसका जब इन्फेक्शन करवाते हैं तो बैक्टीरिया में ये इस तरह के कंपोनेंट नहीं बनते हैं। इसका मतलब बैक्टीरियोफेज यहाँ पर एब्सेंट रहा बैक्टीरियोफेज। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। एक बार इस पूरे एक्सपेरिमेंट को दोबारा देखते हैं। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को खाता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है। ये खाता कैसे है? ऐसे नहीं कि नॉर्मली अपने मुंह से खा जाता है, ये अपना कोई पदार्थ इसके अंदर छोड़ता है और यहाँ पर छोड़ने के बाद में इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। पॉपुलेशन बढ़ाता है तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज काफ़ी सारे हो जाते हैं, जहाँ पर लाइटिक और लाइसिस 2 साइकिल होते हैं। तो लाइटिक साइकिल के अंदर तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, बढ़ जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज हो जाते हैं। और लाइसिस साइकिल में अपनी सेल को तोड़ता है और तोड़ने के बाद बिखर जाता है। बिखरने के बाद फिर दूसरी सेल में घुसता है, वहाँ पर फिर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। उसी प्रकार से फिर उस सेल को डिग्रेड करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन, जैसे हमारी किसी एक सेल में इन्फेक्शन हुआ, वो स्वेल हुई, स्वेल होने के बाद उसके अंदर वो ब्रस्ट कर गई, दूसरी सेल में इन्फेक्शन हो गया। जैसे हम इसका मलेरिया का इन्फेक्शन भी देखते हैं कि आरबीसी में इन्फेक्शन होता है और कंटिन्यूसली वो अदर आरबीसी को इन्फेक्ट करता चला जाता है। मीरोजोइड्स एंड स्पोरोजोइड्स वो टाइप्स होते हैं, तो वो इन्फेक्शन करते चले जाते हैं। तो हम यहाँ भी यही देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन करता कैसे है कि कोई कंपोनेंट है वो इसमें इंसर्ट करता है। इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती है बैक्टीरियोफेज की, और बैक्टीरियोफेज की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद ये सेल ब्रस्ट कर जाते हैं और फिर ये वापस से अपना दूसरा साइकिल दूसरी सेल में इन्फेक्शन करके स्टार्ट कर देता है। तो अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने क्या किया कि इन्होंने ये देखा कि एक सेल के अंदर ये कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब ये कंपोनेंट पाए जाते हैं तो उन्होंने देखा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यदि ये किसी सेल में ट्रांसफ़र होता है और बैक्टीरियोफेज बनते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इसको डिग्रेड किया, कार्बोक्सिलेज डाला। कार्बोक्सिलेज डालने के बाद में भी
इस बैक्टीरियोफेज का यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती रही। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। उसके बाद में इन्होंने देखा प्रोटीन हो सकती है, तो प्रोटीन के लिए इन्होंने प्रोटीनेज डाला, तो प्रोटीन डिग्रेड कर दी इसकी, लेकिन फिर भी इसमें इन्फेक्शन हुआ। इसका मतलब इसकी पॉपुलेशन इसमें बढ़ी। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रोटीन भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकता है। इसके बाद इन्होंने लिपिड के लिए लाइपेज डाला, लिपिड को डिग्रेड किया, लेकिन फिर भी इसमें इन्फेक्शन देखा गया और वहाँ पर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ पाई गई। लेकिन जब इन्होंने आरएनएस डाला तब भी हुआ, लेकिन डीएनएस डाला तब इसमें इसका रेप्लिकेशन नहीं हुआ। बैक्टीरियोफेज में जब डीएनएस डालते हैं तो डीएनए डिग्रेड हो गया। डीएनए डिग्रेड होने के बाद में इसमें बैक्टीरियोफेज नहीं बने। इन्फेक्शन कराया गया लेकिन वहाँ पर बैक्टीरियोफेज बने ही नहीं। इन्फेक्शन करा साथ में रखा गया, कोई मटेरियल इसमें ट्रांसफर हुआ ही नहीं। इसका मतलब वो मटेरियल ही क्या था? डीएनए था। तो इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरिया सेल। सो यहाँ पर इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया कि जो मैक्रोमोलिक्यूल सेल के अंदर पाए जाते हैं उनमें डीएनए एक ऐसा कंपोनेंट है जो वन सेल टू अदर सेल ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके बाद में मिशेलसन एंड स्टेहल इसने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टे ने कहा था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन था कि यहाँ पर जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल हो सकती है या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ऐसा इनका मानना था। बाद तक भी काफ़ी साइंटिस्टों का। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसमें इन्होंने क्या देखा, ये बाहरी आवरण होता है जो बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, तो ये कैप्सिड कहलाता है और इसकी सिंगल यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर कहते हैं। इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब इसको जेनेटिक मटेरियल तो अभी नहीं कह सकते हम, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अब ये देखना चाहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है इनमें से जो कि इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है, कि यहाँ पर प्रोटीन इसके अंदर आती है या फिर डीएनए इसके अंदर आता है। अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टे के अनुसार तो इन्होंने कहा कि डीएनए है इसके अंदर, जो डीएनए है वो इस सेल के अंदर आता है और वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, इसलिए इन्होंने कहा डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन मिशेलसन एंड स्टेहल ने कहा कि प्रोटीन और डीएनए इन दोनों को एग्जैक्टली हम कैसे बता सकते हैं कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर रेडियो आइसोटोप टेक्नोलॉजी इन्होंने काम में ली। रेडियो आइसोटोप टेक्नोलॉजी, रेडियो आइसोटोप टेक्नोलॉजी, रेडियो मीन्स रेडिएशन, आइसोटोप मीन्स न्यूट्रॉन डिफरेंट बट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सिमिलर। यदि हम कार्बन 12 एंड कार्बन 14 की बात करें तो इसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पाए जाएंगे, तो ये 12 इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा। मतलब जैसे हम कार्बन देखते हैं, कार्बन परमाणु क्रमांक बराबर 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है।
6 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर 6, प्रोटॉन है वो बराबर 6, न्यूट्रॉन है वो बराबर 6। इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूलर वेट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट जुड़ता है और ये 12 हो जाते हैं, और इसलिए इसका परमाणु भार बराबर 12। इसलिए हम कार्बन की परमाणु क्रमांक संख्या 6 कहते हैं और परमाणु भार 12 कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 6 नंबर होते हैं। लेकिन हम आइसोटोप की बात करते हैं तो यहाँ पर हम आइसोटोप जैसे कार्बन 12 एवं कार्बन 14, तो कार्बन 12 एक नेचुरल एलिमेंट्स है और इसका आइसोटोप है कार्बन 14। इसका मतलब यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन बढ़ गए। यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर कार्बन 14 में हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बराबर 6, प्रोटॉन बराबर 6, न्यूट्रॉन बराबर 8, और हम इसको टोटल करें तो ये 14। अतः वह परमाणु जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो वे एक दूसरे के आइसोटोप कहलाते हैं। जहाँ पर हम कार्बन का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कार्बन 6 क्रमांक का एक तत्व है जो जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूलर भार एक नेग्लिजिबल होता है, अतः इसको छोड़ दिया जाता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 12 इसका परमाणु भार होता है। लेकिन यदि हम आइसोटोप देखते हैं तो इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, इसलिए इसको C14 कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी आइसोटोप रेडिएशन, इस प्रकार का जो कार्बन है रेडिएशन उसमें ज़्यादा हो गई क्योंकि न्यूट्रॉन उसमें 2 ज़्यादा हो गए रेडिएशन, और टेक्नोलॉजी इस रेडिएशन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये रेडिएशन कहाँ गई। मतलब यदि इसके अंदर यहाँ पर P प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर क्रमांक है उसमें C, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक H हाइड्रोजन ग्रुप, एक R ग्रुप और एक NH2 ग्रुप, एमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप। ये कार्बन इस तरह से ये एक एमिनो एसिड का सूत्र है। इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं, ऐसे एमिनो एसिड हैं जिसके अंदर सल्फर पाया जाता है, जैसे SH कंपोनेंट जिसमें थ्रियोनिन ऐसा एमिनो एसिड है। 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं जिसमें से 2 ऐसे एमिनो एसिड हैं आइसोसिस्टीन, सिस्टीन एंड थ्रियोनिन, ऐसे 2 एमिनो एसिड हैं जिसके अंदर सल्फर कंपोनेंट पाया जाता है इस R के साथ में। मतलब यहाँ R ग्रुप होगा, इसके साथ में SH इस प्रकार से जुड़ा होता है। तो सल्फर पाया जाता है प्रोटीन के अंदर, और हमने कल देखा था कि DNA के अंदर फॉस्फेट पाया जाता है। जो फॉस्फेट ग्रुप है, जिसकी एस्टर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है DNA के बैकबोन में, तो वो फॉस्फेट ग्रुप DNA के अंदर पाया जाता है। तो इन्होंने क्या देखा, मिशेल्सन एंड स्टेल ने, कि प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जाता है और DNA के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है। यदि इन दोनों के हम आइसोटोप काम में ले जाएं तो ये बैक्टीरियोफेज कौन से पदार्थ को, जैसे प्रोटीन को यदि इसमें डालता है तो यहाँ पर S का आइसोटोप आ जाना चाहिए, और यदि ये DNA को डालता है तो यहाँ पर फॉस्फोरस का आइसोटोप आ जाना चाहिए। और जो आइसोटोप यहाँ पर आएगा उसको हम रेडिएशन टेक्नोलॉजी से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और डिटेक्ट कर लिया जाएगा, और पता हो जाएगा इससे कि यहाँ पर फॉस्फोरस आया या फिर सल्फर आया। इनका मेन मोटिव यही था कि सल्फर आता है तो ये कह सकते हैं कि प्रोटीन इसका जेनेटिक मटेरियल है, और फॉस्फोरस आता है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल।
तो इन्होंने क्या किया कि जो सल्फर का आइसोटोप है, N14 एंड 15, इन्होंने नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन क्षार में पाई जाती है, नाइट्रोजन क्षार जो कि हमारे प्यूरिन थे, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर हमने पढ़ा था A और G होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन होता है। पिरिमिड के अंदर C, T, U, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल होता है। तो इन्होंने देखा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आइसोटोप N15 है, ये थोड़ा सा भारी होता है, ये थोड़ा सा हल्का होता है। तो इन्हीं के साथ में जब इन्होंने देखा कि जो DNA है वो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पर N और नाइट्रोजन का आइसोटोप इन्होंने काम में लिया। लेकिन जो सल्फ़र मैं बता रहा था कि सल्फ़र है, सल्फ़र जिसका आइसोटोप 35 है, और फॉस्फोरस है जिसका आइसोटोप 32 है। तो ये हर्शे एंड चेज, हर्शे एंड चेज, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस रेडियो आइसोटोप टेक्नोलॉजी में, रेडियो आइसोटोप टेक्नोलॉजी, इसके अंडर में इन्होंने एस सल्फर आइसोटोप काम में लिया और फॉस्फोरस आइसोटोप काम में लिया हर्शे एंड चेज ने, और इसने जो स्टेल एंड मेल्सन एंड स्टेल ने N14 और N15 आइसोटोप काम में लिया। अब देखते हैं कि इनका मेन मकसद था कि DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल, DNA है, जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। तो हर्शे एंड चेज ने S35 ये लिया मीडिया के अंदर। मीडिया क्या है? कोई माध्यम है जिसके अंदर ये बैक्टीरियोफेज आराम से ग्रो कर सकता है। तो इन्होंने जो नॉर्मल बैक्टीरियोफेज था, नॉर्मल बैक्टीरियोफेज, इसको इन्होंने इसके ऊपर कल्चर किया तो इसकी जितनी प्रोटीन बनी उसके अंदर वापस से ये, जैसे यहाँ पर हमने ये S35 रेडियो आइसोटोप इसमें काम में लिया जा रहा है इसकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर जो प्रोटीन होगी